हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भलीभांति कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम जियोग्राफी के लगातार सेशन ले रहे हैं। आशा करता हूं इन सभी लेक्चर का आप आनंद उठा रहे होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 1 भूगोल जियोग्राफी का कंप्लीट कर लिया था। अब हमने चैप्टर नंबर 2 इससे पिछले लेक्चर से ही स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने जाना हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और जो भारत का भौतिक विभाजन, भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसमें हमने भारत को 6 भागों में बांटा था सुविधा के अनुसार। उसमें पहला था हमारा उत्तरी पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, फिर यहाँ पे साइड में था तटवर्ती मैदान, द्वीप समूह, और ये हमारा थार का मरुस्थल। इन 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया था और हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है और हिमालय में कौन कौन सी घाटियां हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, यहाँ पर जो मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। जितने भी एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं उनको आज जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो अगर मैं बात करूं तो आप केवल इतनी ही जियोग्राफी पढ़ लेना जितनी पढ़ा रहा हूं। केवल आप लेक्चर देखते जाइए और यहाँ से नोट्स बनाते जाइए, इससे ही आपका काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा जियोग्राफी नहीं पूछी जाती इंडियन जियोग्राफी वनडे एग्ज़ाम में। अगर तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है, अगर यूपीएससी निकालना है तो थोड़ा सा और ज़्यादा उसके लिए लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा उसके लिए और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अपना जो एग्ज़ाम होता है, जो वनडे एग्ज़ाम होता है, उसके लिए यहाँ से काफ़ी है इतना। तो आप केवल इसी के नोट्स बना लें और इसी को अच्छे से याद कर लें। तो जो आज का लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपका कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड फैक्ट नहीं छूटे। तो अब हम बात करते हैं हिमालय का विभाजन। तो अगर मैं हिमालय के विभाजन की बात करूं तो हिमालय को हम सुविधा के अनुसार 4 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है हमारा ट्रांस हिमालय, जिसे बोला जाता है तिब्बत हिमालय। दूसरा आता है बृहद हिमालय या महान हिमालय। तीसरा भाग है हमारा लघु हिमालय या इसे मध्य हिमालय भी कहा जाता है। चौथा भाग आता है हमारा इधर साइड बाह्य हिमालय या उप हिमालय या इसे शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं इसके बाद आपको एक इमेज दिखाने का प्रयास करता हूँ जिससे आप समझ जाओगे। देखो, आप इस इमेज में समझिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये जो देखो, यहाँ से आपको काराकोरम दिख रहा है, लद्दाख दिख रहा है, जोस्कत दिख रहा है। यहाँ से हमारा हिमालय स्टार्ट हो जाता है और फिर इसके बाद देखो ये 3 श्रेणियाँ लगातार गई हैं यहाँ से यहाँ तक। और आप अगर आगे जाके अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो ये तीव्र मोड़ लेती हैं और यहाँ पे मुड़ने के बाद इसको पूर्वी हिमालय में भी पढ़ लेते हैं। कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, नागा की पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी, पटकाई बूम की पहाड़ी, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ यहाँ पे पड़ती हैं। तो पूरब में जाकर के नामचा वारवा के पास से ये करके ये यू टर्न लेता है और ऐसे ही एक तीव्र मोड़ पश्चिम में लेता है ये। तो हिमालय जो है, अगर ऊपर देखोगे तो हिमालय से थोड़ा सा आगे पड़ती है हमारी एक कुनलुन श्रेणी जो चाइना में पड़ती है, हिंदुकुश अफगानिस्तान में पड़ती है। इन दोनों से जुड़ती है हमारी पामीर गांठ, तो पामीर ग्रंथि। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में क्या पड़ता है हमारा, एक सुलेमान श्रेणी पड़ती है। ठीक है ना। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हिमालय का ही हिस्सा है। अगर हमने यहाँ पे हिमालय को 4 भागों में बांट रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे चित्र में समझाने का प्रयास करूँ तो अगर मैं पहला भाग था हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। तो अगर ट्रांस हिमालय की बात करूँ, ट्रांस का अर्थ होता है पार का हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में ये 3 श्रेणियाँ आती हैं,
एक तो आता है हमारा भारत में काराकोरम, उसके बाद एक लद्दाख श्रेणी है और एक जोस्कर श्रेणी है। ये तीनों श्रेणियाँ भारत में पाई जाती हैं। इसके बाद अगर काराकोरम श्रेणी की मैं बात करूं तो काराकोरम जो श्रेणी है वो आगे जाकर के पामीर घाट में ही मिल जाती है। एक श्रेणी और पड़ती है कैलाश पर्वत, कैलाश श्रेणी, ये कहाँ पे पड़ती है? चाइना में। तो ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, ये चारों किसका भाग है? ये है हमारे ट्रांस हिमालय का भाग। इसके बाद आ जाता है बृहद हिमालय या जिसे महान हिमालय बोला जाता है। ये नंगा पर्वत से स्टार्ट हो जाता है भारत में और नामचा वारवा तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत से नामचा वारवा तक, यहाँ से आप इसको पूरा देख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये बृहद हिमालय है। इसके बाद आ जाता है हमारा मध्य हिमालय, इसके बीच में है। अब मध्य हिमालय की बात करूं तो ये मध्य हिमालय जो है लगातार सतत रूप से नहीं है, बीच बीच में इसकी श्रेणियां पाई जाती हैं। जैसे एक श्रेणी ये है, दूसरी श्रेणी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, इस प्रकार से डॉट डॉट इसके बीच में गैप हैं काफ़ी। तो इन श्रेणियों के रूप में ये पाया जाता है। जैसे अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो पहली यहाँ पे पीर पंजाब श्रेणी पड़ती है, धौलाधर श्रेणी पड़ती है, महावास श्रेणी, ये सभी श्रेणियाँ इसमें पड़ती हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट शिवालिक हिमालय, इसको बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। तो ये हमारे साइड पड़ता है शिवालिक हिमालय। तो अगर मैं शिवालिक हिमालय की बात देखूं तो इसको क्या बोला जाता है? शिवालिक हिमालय कहा जाता है और इसको क्या बोला जाता है? बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो शिवालिक हिमालय हमारी साइड पड़ता है। तो ये हिमालय का हमने विभाजन देख लिया, ठीक है ना। और थोड़ा सा अगर मैं आगे देखूं तो यहाँ से जा कर के ये हिमालय यू टर्न ले लेता है, नामचा वारवा के पास से पहाड़ियाँ हमारी उत्तर से दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इनको पूर्वी हिमालय में भी इसका एक हिस्सा चला गया है अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत पड़ता है हमारा म्यांमार में। तो इसी का हिस्सा माना जाता है अराकान योमा को। तो अराकान योमा पर्वत कहाँ पे है? यहाँ पे म्यांमार में। तो इसी का हिस्सा है वो अराकान योमा पर्वत। तो ये हमने मैप पे यहाँ पे हिमालय को देख लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं, इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं शुरू से। तो अब आपको जो भी मैं लैंग्वेज समझाऊंगा वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने चित्र के द्वारा देख लिया है। अब हम इसमें ये भी देखेंगे कौन कौन सी चोटियाँ कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को शुरू से। अगर मैं बात करूं इसकी तो आप देख रहे होंगे, देखिए अगर मैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगार्विक रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से बलित पर्वत श्रृंखला है। तो हिमालय कैसा पर्वत है? युवा और बलित पर्वत है, फोल्डिंग माउंटेन है। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियों से बना हुआ है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। ये भारत में इसका विस्तार है। और इससे क्या है? ट्रांस हिमालय, पार का हिमालय, ठीक है ना, वो सब क्या है? ट्रांस हिमालय का, जो पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर चाप की आकृति में 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। तो अगर हिमालय की बात करें तो यहाँ पे ये है, या फिर इसको आप 2500 किलोमीटर भी जान सकते हो। अगर एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो एनसीईआरटी में 2500 किलोमीटर दे रखा है। तो आप 2500 किलोमीटर या 2400 किलोमीटर कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में 2500 बताया गया है। तो ये यहाँ से अगर मैं पश्चिम से पूरब की बात करूँ तो जो हिमालय है हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाप के आकार में 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर हम हिमालय की चौड़ाई की बात करें तो हिमालय की चौड़ाई लगभग 160 से 400 किलोमीटर के बीच। तो अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर के बीच है। अब देखो थोड़ा सा और आगे जाएं। यह पर्वत श्रृंखला नंगा पर्वत के निकट से पूरब में नामचा वारवा के पास से 2 तीव्र मोड़ लेती है, ठीक है ना। नंगा पर्वत अभी मेरे चित्र में दिखाया था आपको, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और नामचा वारवा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद ये जो हिमालय है यूटर्न ले लेता है, इस प्रकार एक तीव्र मोड़ के साथ मुड़ जाता है और इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण हो जाता है दोनों साइड में।
ये जो तीव्र मोड़ पड़े हैं इसमें जो प्रायद्वीपीय पठार था, जो भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार था उसके कारण से यहाँ पे ये तीव्र मोड़ पड़े हैं। जब ये पार्ट इसमें जुड़ा था तो यहाँ पे क्या था, कठोर भूमि थी, इसके कारण यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय पठार के कारण यहाँ पे दोनों तीव्र मोड़ पड़ गए हैं इस हिमालय में। अब देखो हमने हिमालय का विभाजन पढ़ लिया, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, वाही हिमालय। तो वो थोड़ा सा हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। तो 4 भागों में बांट रखा है, ट्रांस हिमालय या इसे तिब्बत का हिमालय बोला जाता है, बृहद हिमालय या महान हिमालय, फिर इसके बाद लघु हिमालय आ जाता है, फिर वाह्य हिमालय जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ट्रांस हिमालय। अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करूं तो यहां से अगर हम ट्रांस हिमालय को देखें तो ट्रांस हिमालय, तो अगर ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में यह है महान हिमालय। ये जो ट्रांस हिमालय है जो हमारा महान हिमालय पड़ता है, अभी मैंने दिखाया था, महान हिमालय के उत्तरी भाग है। महान हिमालय का क्या है, ये उत्तरी भाग है, मतलब उत्तर साइड में पड़ता है। इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और एक जॉस्कस श्रेणी और कैलाश पर्वत जैसी श्रेणियां शामिल हैं। ठीक है ना। अभी चित्र भी देखेंगे दोबारा। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उच्च एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इस श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे बोला जाता है या गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंची स्थित है। तो जो हमारी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे K2 बोला जाता है या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, वो किस श्रेणी में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में यहाँ पे स्थित है। अगर हम इस श्रेणी में बात करें तो इस श्रेणी में बहुत सारे ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। तो काराकोरम श्रेणी में ही देखो सियाचिन ग्लेशियर, इसको जो 76 किलोमीटर लंबा है, वल्टोरा ग्लेशियर जो 63 किलोमीटर लंबा है, स्पार ग्लेशियर जो 61 किलोमीटर लंबा है, जैसे ग्लेशियर पाए जाते हैं। अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर को भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहा जाता है। इसी के साथ ही साथ एक पॉइंट और हमें ध्यान में रखना है, ये कई बार एग्जाम में पुटअप होता रहता है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी जो राकापोसी है वो कौन सी श्रेणी में स्थित है, वो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो यहाँ पे 3 श्रेणियां थी, उसमें से काराकोरम, लद्दाख और जोस्कर। तो लद्दाख श्रेणी में क्या पाया जाता है, राकापोसी चोटी पाई जाती है जो विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। तो अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से मैप देखने का प्रयास करें हम, तो देखो ये है हमारी काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी के बाद लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के बाद जोस्कर श्रेणी और इधर पड़ जाता है कैलाश श्रेणी। तो यहाँ पे काराकोरम श्रेणी में अगर मैं बात करूँ तो काराकोरम श्रेणी में K2 स्थित है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। इसके बाद नंगा पर्वत यहाँ पे जो लद्दाख में पड़ता है राकापोसी। राकापोसी क्या है, विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। अब देखो ये तुम्हारा जोस्कर श्रेणी में दर्रा भी पड़ता है, जोजिला दर्रा। तो दर्रों को हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। ये इधर से तुम्हारा कुल्लू श्रेणी और हिंदुकुश पर्वतमाला जुड़ती है पामीरघाट के द्वारा। अब देखो आगे थोड़ा सा देखें हम, और आप देख सकते हो, देखो ये महान हिमालय में शिपकीला दर्रा है। इसके बाद आ जाता है हमारा बृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 पार्ट ट्रांस हिमालय के हो गए, भारत में पड़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा बृहद हिमालय, ये स्टार्ट हो जाता है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से। तो यह है हिमालय सर्वाधिक सतत और ऊंची श्रृंखला है, इसमें कहीं भी गैप नहीं है निकलने के लिए इसमें, और गैप भी है तो कहाँ पे है, केवल दर्रों के द्वारा ही निकला जा सकता है। ऐसा नहीं है जगह जगह पे चोटियाँ, यहाँ पे तक श्रेणी है फिर यहाँ तक श्रेणी है, ऐसा नहीं है। तो ये सतत और ऊंची श्रृंखला, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसमें विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत पाए जाते हैं। इसकी चोटियों की अगर हम बात करें तो इसकी चोटियाँ ऊंचाई अधिक होने के कारण सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। इसमें अगर चोटियों की बात करें कि इसमें कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं या कौन कौन से ऊंचे ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, तो माउंट एवरेस्ट कई बार एग्जाम में पूछा रहता है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय में पाया जाता है। तो माउंट एवरेस्ट की अगर मैं ऊंचाई भी मैंने लिख रखी है साथ ही के साथ, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम में पूछा जाए तो वो न छूटे कोई भी फैक्ट। तो ऊंचाई कई बार पूछता रहता है, ऊंचाई है हमारी
8,850 मीटर एवरेस्ट की, 8,848 से 8,850। कंचनजंगा पड़ता है हमारा सिक्किम में, तो इसकी 8,598 मीटर। नंगा पर्वत 8,124, नंदा देवी पर्वत 7,816 और नामचा बारवा आदि इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। तो इसमें देखो एवरेस्ट चोटी पाई जाती है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बारवा। जो भारत के जितने भी ऊंची ऊंची श्रेणियाँ, वो सभी श्रेणियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? ऊंची ऊंची चोटियाँ हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय का ही हिस्सा है। अगर कोई भी आपसे पूछता है इनके अलावा भी, तो इनकी तो ऊंचाई और ये तो याद रखने हैं। इसके साथ ही साथ अगर पूछता भी है तो इसी में पाई जाती हैं सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ। अगर हम इसको देखने का प्रयास करें तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? नंगा पर्वत यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरब में जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं लघु हिमालय। अब लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी जो बोला जाता है, यह बृहद हिमालय, ठीक है ना। ये रहा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय से लघु हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। तो यहाँ पे एक थ्रस्ट है, ठीक है ना। ये जब भी पड़ गया था थ्रस्ट, जब हिमालय का निर्माण हुआ था, तो यहाँ पे मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो बृहद हिमालय से जो लघु हिमालय है किसके द्वारा अलग होता है? यहाँ पे गैप पड़ता है, उसको क्या बोला जाता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें 3-4 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। एक पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग तिब्बत श्रेणी और महाभारत की श्रेणी। ये पर्वत श्रेणियाँ इसमें पाई जाती हैं और इसमें बहुत सारी फेमस घाटियाँ भी पाई जाती हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति कुल्लू कांगड़ा की घाटी इसी श्रेणी में स्थित है, मध्य हिमालय में। इसमें कोई ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा शिवालिक हिमालय। तो देखो यहाँ पे मैंने फिर एक बार मैप लगा रखा है, आप एक बार मैप को देखो फिर और अच्छे से देख सकते हो। ये थोड़ा दूसरा मैप है, यहाँ पे चोटियाँ वगैरह सब लिखी हुई हैं। तो या फिर आप थोड़ा सा और रुको, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे समझ लीजिए पूरा हिमालय। देखो अगर मैं बात करूँ, ये जो काराकोरम श्रेणी है, ये काराकोरम श्रेणी, दोबारा समझिए लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी, ये तीनों श्रेणियाँ हैं। और एक ये है कैलाश श्रेणी। तो ये जो श्रेणियाँ हैं, ये चारों श्रेणियाँ हैं, ये किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का, या फिर जिसको तिब्बत हिमालय भी बोला जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा नंगा पर्वत। जो नंगा पर्वत कहाँ पे पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और नंगा पर्वत से स्टार्ट हो जाता है हमारा ये, यहाँ से अगर देखोगे तो ये स्टार्ट हो गया हमारा ये बृहद हिमालय। बृहद हिमालय यहाँ से लगातार कहीं भी कटा छटा नहीं है, लगातार जाता है हमारा यहाँ तक, नामचा बारवा तक। नामचा बारवा के बाद से यहाँ से कटा हुआ है और यहाँ से क्या ले लेता है? देखो यूटर्न ले लेता है, मुड़ जाता है दक्षिण की ओर। फिर इसमें पटकाई बूम पहाड़ियाँ, नागा की पहाड़ियाँ और मणिपुर की पहाड़ियाँ और मिजो की पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। इसके बाद आ जाता है मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय में 4 श्रेणियाँ प्रमुख पाई जाती हैं, जैसे पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत की श्रेणी, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय हमारी साइड का हिमालय है, इधर साइड। इसमें कोई भी ज़्यादा ऊंची ऊंची चोटियाँ नहीं पाई जाती हैं और ये क्या है? एक नवीन हिमालय है। ये मैंने पहले भी बता रखा था, इसका निर्माण क्या है? सबसे बाद में हुआ है। तो इसमें कोई भी खासकर चोटी नहीं पाई जाती है। और ये कैसा हिमालय है? ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हो। ये कैसा हिमालय है? एक नवीन हिमालय है शिवालिक हिमालय, क्योंकि इसका बाद में निर्माण हुआ था। तो उत्तर से दक्षिण अगर हम क्रम देखें तो ट्रांस हिमालय आता है, फिर बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और इसके बाद आ जाता है हमारा शिवालिक हिमालय। तो ये हमने हिमालय का तो वर्गीकरण पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इसमें पाई जाने वाली कौन कौन सी चोटियाँ कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। देखो वो मैं दिखाने का, मैप के द्वारा दिखाने का प्रयास करता हूँ तुम्हें। देखो इस चित्र में सब कुछ लिख रखा है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो ये कंचनजंगा पाया जाता है सिक्किम और भूटान के बॉर्डर पे। तो इसकी ऊंचाई भी है 85 से 98 इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की। इसके बाद मकालू पर्वत कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मकालू पर्वत नेपाल और
किसके बॉर्डर पे है हमारा, सिक्किम के बॉर्डर पे है। ऊंचाई ध्यान में रख सकते हो, कई बार इस पे चढ़ाई करते रहते हैं लोग, तो ये चर्चा में भी रहता है करंट में। तो 8481 इसकी ये ऊंचाई है, ठीक है ना। इसके बाद माउंट एवरेस्ट काफ़ी फेमस रहता है। तो माउंट एवरेस्ट की स्थिति को पूछा जाता है। तो अगर माउंट एवरेस्ट की स्थिति की बात करें तो माउंट एवरेस्ट की स्थिति 8848 मीटर ये ऊंचा है, या 8850 मीटर ये स्थिति है इसकी। ये कहाँ पे है, तो ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पे पड़ता है। ये कई बार पूछा है, भारत की साइड नहीं है, ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पे पड़ता है। इसके बाद अन्नपूर्णा चोटी आ जाती है, फिर इसके बाद धौलागिरी आ जाती है, फिर आगे यहाँ पे एक पड़ता है हमारा नंदा देवी, और नंदा देवी कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में। तो ये इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं। ऊपर देखने का प्रयास करें तो ये कई बार पूछ लेता है हिंदकुश श्रेणी और कुल्लू श्रेणी ये किसके द्वारा जुड़ती हैं, तो पामीर घाट के द्वारा ये जुड़ती हैं। और गॉडविन आस्टिन यहाँ पे तुम्हारा है ये। और नंगा पर्वत 81 से 26 मीटर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है ये। अब इसके बाद बात करते हैं, थोड़े से फैक्ट पूछे जाते हैं हमारे माउंट एवरेस्ट को लेकर के कि इसका पुराना नाम क्या था। तो यहाँ पे हम देखने का प्रयास करते हैं माउंट एवरेस्ट को। तो माउंट एवरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो माउंट एवरेस्ट ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ये तो आप जानते होंगे, सबसे ऊंची चोटी है विश्व की माउंट एवरेस्ट। अगर मैं बात करूं तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, ये कई बार पूछ चुका है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, सागर माथा, ठीक है ना। अगर मैं और बात करूं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट से पहले माउंट एवरेस्ट का नाम क्या था। तो माउंट एवरेस्ट को पहले पीक नंबर 15 के नाम से माउंट एवरेस्ट को पहले जाना जाता था। ये जो तीनों फैक्ट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई बार एग्जाम में चलते रहते हैं। ये 3 फैक्ट तो आपको ध्यान में रखने ही रखने हैं। आप ये कहीं नोट कर लेना अपनी कॉपी पर। नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। स्थिति मैंने दिखाई दी चोटियों की। और सबसे ज़्यादा प्रमुख रहता है पीक नंबर 15 को, क्या कि इसको क्या कहा जाता है, तो चोटी नंबर 15। पहले इसको, इसका पूर्व नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एवरेस्ट का पुराना नाम क्या था, तो पीक नंबर 15 था। तो आज के लेक्चर में हमने हिमालय का वर्गीकरण पूरा कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।